Hello friends, today in this video we will talk about the first chapter of physics, which is electricity of class 10. This is a long chapter, so we will cover this chapter in two parts, and this is the first part of this chapter. And in this video we will learn about all the theories and important formulas and definitions of this chapter, which is very important in the examination point of view. So let's start this chapter. तो जैसा कि इसमें सबसे पहले बताया हुआ है कि रिवर्स या कैनल्स में जो वाटर का फ्लो होता है उसे हम वाटर करंट यानी जल की धारा बोलते हैं। उसी प्रकार किसी भी कंडक्टर में, जैसे कि मान लीजिए हमारा मेटालिक वायर है, उसमें चार्जेस का जो फ्लो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से एक यूनिट टाइम में जो चार्जेस का अमाउंट जो फ्लो होता है उसे जो है हम इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू होता है हमारा Q/2। यहाँ पे हम देखेंगे कि सारे जो क्वांटिटीज़ हैं इनको किस टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है वो हो गया इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपन टाइम, यानी I इज इक्वल टू Q/T। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारा उसका SI यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, इसे हम A से डिनोट करते हैं। तो एक एम्पियर क्या हो सकता है, हम एक एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जब किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज जो है अगर वो फ्लो होता है तो हम तो वहाँ पर जो करंट होगा हमारा वो 1 एम्पियर का करंट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है करंट के जो और भी जो दूसरे टर्म्स में जिनसे हम करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि हमारा मिली एम्पियर हो गया और माइक्रो एम्पियर। तो 10⁻³ एम्पियर जो होता है हमारा उसे हम मिली एम्पियर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर 1 एम्पियर है हमारा, उसमें अगर हम 1000 से डिवाइड करें तो जो हमारा वैल्यू होगा वो हमारा होगा 1 मिली एम्पियर, ठीक है। क्योंकि 1 मिली एम्पियर क्या होता है 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर क्या होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर में 10⁻⁻6 से डिवाइड करने पर जो होता है हमारा वो 1 माइक्रो एम्पियर होता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्टर्स होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, मतलब करंट क्यों होता है, तो करंट जो होता है हमारा वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं उन्हीं के कारण जो कोई भी कंडक्टर्स होते हैं उसमें करंट का जो होता है फ्लो होता है। और जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है किसी भी कंडक्टर में या वायर में, वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन ऑफ फ्लो के जो है वो बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारा वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी मतलब स्केलर क्वांटिटी यानी इसे हम हिंदी में अदिश राशियाँ बोलते हैं, यानी वैसी क्वांटिटी जिसमें जो होता है मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन उसमें डायरेक्शन प्रेजेंट ना हो। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारा सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है, मतलब इसकी ये क्वांटिटी के रूप में जो होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारा वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मेजर करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम एम मीटर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करते हैं, जिसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा एम मीटर होता है, यानी जो हमारा एक आइडियल एम मीटर या एक जो जनरली यूज़ होने वाला जो एम मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो होता है वो बिल्कुल शून्य होता है, जीरो होता है, मतलब उसमें से करंट जो है वो ईजिली फ्लो हो सकता है। जो एक एम मीटर होता है हमारा उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज़ में जोड़ते हैं, है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एम मीटर जो है वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, पॉजिटिव एम मीटर और निगेटिव एम मीटर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, तो हम जानते हैं कि कोई भी सेल है, मान लीजिए एक ये सेल है हमारा, तो इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं। एक मान लीजिए हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो एम मीटर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है उसे जो हम पॉजिटिव एम मीटर बोलते हैं, या और दूसरा जो एम मीटर मान लीजिए अगर वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो उसे जो हम नेगेटिव एम मीटर बोलते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक करंट का जो एक कंटिन्यूअस या क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके उसे जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। हम स्प्रिंट हुआ इलेक्ट्रिक सर्किट हम बोलते हैं, ठीक है ना। यानी एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए दिया हुआ है कि यहाँ पर एन इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू सेल, यानी मान लीजिए कोई बल्ब है हमारा ये, तो जब ये कोई किसी सेल से यानी किसी सेल से जब ये वायर्स की मदद से जो है ये जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि ये बल्ब हमारा, ये मान लीजिए हमारा सेल है, इससे जुड़ा हुआ है, तो ये जो पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है ये लॉन्ग पोर्शन,
तो ये जो हमारा क्या, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये वायर्स हैं, ठीक है, जिनकी मदद से जो करंट होता है वो फ्लो हो सकता है, ठीक है। और वैसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो ना हो सके उसे जो हम ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है ना। यानी उसमें अगर कोई भी मान लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट है, अगर उसका स्विच ऑफ है तो हम उसे बोलेंगे ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि उसमें से करंट जो है वो पास नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वैसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें से करंट जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो हो सके उसे जो है हम क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। यानी कोई भी ऐसा वायर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा हो कंटिन्यूसली उसे जो है हम क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब यहाँ पे न्यू टर्म जो हमारा दिया हुआ है इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसे कहते हैं? द वर्क डन बाय ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन ए करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है हमारा, उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यहाँ पे अब जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का ये फार्मूला, यही डिफिनीशन हो गया, ठीक है ना, कि जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, यानी इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी सोर्स जिसके द्वारा वर्क किया जाता है, किस लिए वर्क किया जाता है? तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का जो फ्लो है उसे मेंटेन करने के लिए जो वर्क किया जाता है किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो उसे जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो है फार्मूलाज दिए हुए हैं जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो इन्हें आप लर्न कर लीजिएगा। तो ये दिया हुआ है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ठीक है। तो Q हमारा क्या है? चार्ज है, I हमारा क्या है? करंट, और T हमारा टाइम। यानी यहाँ पे चार्ज का फॉर्मूला यहाँ से हमें मिल रहा है कि चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? करंट इंटू टाइम, ठीक है। करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को T से। और दूसरा जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ हमारा वर्क इज W इज इक्वल टू V अपान Q, यानी वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। वर्क जो होता है हमारा उसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है यह अभी आगे पढ़ेंगे। और जो चार्ज होता है हमारा उसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फार्मूला है। ये दूसरा जो वर्क का जो एक यहाँ पे जो नया फार्मूला जो ये डिराइव कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू, यानी चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी, इसे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें, और दूसरा जो हमारा ये फार्मूला दिया है वर्क का W इज इक्वल टू V इंटू Q, इसे अगर हम सेकंड इक्वेशन मान लें, तो अब हम वर्क का जो एक नया प्रॉपर फार्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे? जो फर्स्ट इक्वेशन से जो हमारा Q का वैल्यू आया है उसे हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन के अनुसार जो W है हमारा वो क्या है? W इज इक्वल टू V इंटू Q दिया हुआ है। और जबकि फर्स्ट इक्वेशन से हम देखते हैं Q इज इक्वल टू क्या हमारा I इंटू टी। तो इसी ये जो फार्मूला दिया हमारा, इसमें अगर हम Q की वैल्यू रखें फर्स्ट इक्वेशन से, तो हमारा क्या हो जाएगा? V इंटू Q का वैल्यू यहाँ पे क्या था? हुआ I इंटू टी, तो हम यहाँ पे रखेंगे I इंटू टी। तो यहाँ से हमें वर्क का जो है एक प्रॉपर फार्मूला मिलता है जो कि ये V इंटू आई इंटू टी, ठीक है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट इंटू टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे वर्क जो होता है इसको हम एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए फिजिक्स में जो है ऐसे कोई भी दो क्वांटिटीज़ या दो से अधिक क्वांटिटीज़ जिनका जो एसआई यूनिट अगर सेम होता है तो हम कह सकते हैं कि उनको जो हम एक दूसरे के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर वर्क का भी एसआई यूनिट जूल होता है और एनर्जी का भी एसआई यूनिट हम जानते हैं कि जूल होता है, तो जो फार्मूला हम वर्क के लिए अप्लाई करेंगे वो हम एनर्जी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? V इंटू आई इंटू टी, ठीक है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट इंटू टाइम। अब न्यू टर्म जो दिया हुआ है हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, यानी विद्युत शक्ति। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम। यानी किसी भी सर्किट के द्वारा एक यूनिट टाइम में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो अमाउंट यूटिलाइज होता है उसे हम कह सकते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक पावर जो है कह सकते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो हमारा क्षमता होता है किसी भी सर्किट के द्वारा एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी जो है वो खपत कर रहा है, कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है वो, ठीक है। तो पावर का हमारा फार्मूला होता है W अपान टी, यानी वर्क अपान टाइम। यानी किसी एक यूनिट टाइम में जो वर्क, यहाँ पे वर्क की जगह हम एनर्जी भी, जैसा मैंने अभी हमने जाना बोल सकते हैं। तो जो यूनिट टाइम में जो एनर्जी का जो कंजप्शन होता है उसे हम कह सकते हैं पावर। यानी पावर जो होता है हमारा वो एक रेटिंग होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, इन यूनिट टाइम। तो अब ये देखिए P इज इक्वल टू W अपन टी, यानी पावर इज इक्वल टू वर्क अपन टाइम, ठीक है। और अभी हमने वर्क का यहाँ पे फॉर्मूला अभी हमने ऊपर पढ़ा V इंटू आई इंटू टी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम। तो इस W का ये जो फार्मूला हमने यहाँ पर, इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन बना लें और इसको ही हम अपने पावर वाले फार्मूले में रखें तो क्या होगा हमारे? देखिए पावर इज इक्वल टू, अभी हम यहाँ पे दिया हुआ है W अपान टी, ठीक है, वर्क अपन टाइम।
और अभी हमने पढ़ा वर्क इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। तो अगर इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रखें तो हमको क्या मिल सकता है, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। तो चूंकि टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो जो वैल्यू बचेगा हमारा वो हो जाएगा वी इंटू आई, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि पावर का जो न्यू फार्मूला है यहाँ पर, जो प्रॉपर फार्मूला हमारा वो हो जाएगा वी इंटू आई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट, ठीक है। वही देखिए यहाँ पे पावर का फार्मूला यहाँ पे निकल गया, पावर इजक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये ओम्स लॉ के जो फॉर्मूले हैं वो यूज़ किया हुआ है, इसमें ये पहले ही यहाँ पे दे दिया, अभी आगे हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओम्स लॉ से ये होता है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, है ना। तो इसी अब हम और भी पावर के जो है बहुत सारे फार्मूले होते हैं, तो अब हम और भी पावर के फार्मूला जो उसका डेरिवेशन यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई हमने पता कर लिया। अब हम जानते हैं ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है हमारा I इंटू आर, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू हमने V इंटू आई निकाला है, तो जो V का ये वैल्यू है अगर हम इसको पावर के फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ऐसे कि ये पावर इज इक्वल टू V इंटू आई है, और हम ये जो ओम्स लॉ से जो V का वैल्यू है अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, V की जगह पे हम रख सकते हैं I इंटू आर, और ये I हमारा ये तो पावर इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। यानी पावर का एक फार्मूला हमें मिल गया आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अब दूसरा एक और फार्मूला हम निकालते हैं, जैसे कि फिर से अब हम देखते हैं पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई दिया हुआ है, और हम क्या देखेंगे कि करंट का जो हम ओम्स लॉ से देखते हैं कि ओम्स लॉ से करंट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा वी अपान आर होता है। तो करंट का ये जो फार्मूला इसे अगर हम इस वाले फार्मूले में रखें तो हमें क्या मिल जाएगा v इंटू वी अपान आर, यानी इसको जब सॉल्व करने पर हमें मिलेगा वी स्क्वायर अपान आर। तो पावर का हमें एक और फार्मूला क्या मिल गया, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपान रेजिस्टेंस, है ना। तो पावर का हमारा जो एसआई यूनिट होता है वो वाट होता है, ठीक है। तो 1 वाट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यदि एक किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट से जिसका कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, उससे अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पावर का जो कंजप्शन होगा वो 1 वाट होगा, ठीक है। एक हर्ट्स पावर ये दूसरा यूनिट है ये पावर को मेजर करने का। तो हर्ट्स पावर क्या होता है, तो 746 वाट बराबर क्या होता है हमारा 1 हर्ट्स पावर होता है, यानी 746 वाट बराबर 1 हर्ट्स पावर होता है। इस हर्ट्स पावर को हम HP से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक सेल डिपार्टमेंट होता है, यानी जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी का जो हम अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करते हैं, जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी को जो है किलोवाट आवर के रूप में जो है उसे मतलब इस टर्म को यूज़ किया जाता है पावर को, ठीक है। और अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का यहाँ पे अब दिया हुआ है पॉइंट कि अगर आपने कभी अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में अगर कभी देखा होगा, मतलब कभी किसी इलेक्ट्रिशियन को बिल निकालते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जो वो अपना जो पर्चा देते हैं उस पर जो है जो बिल होता है हमारा वो यूनिट्स में लिखा रहता है, या वे भी हमें बता कर जाते हैं कि इतना यूनिट जो है आपका कंजप्शन हुआ है। तो यूनिट जो होता है हमारा वो किलोवाट आवर को ही जो है हम यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब किलोवाट आवर को ही जो हम डेली अपने यूज़ में जो है डोमेस्टिक यूज़ में यूनिट बोलते हैं, ठीक है। यानी अगर हमारा बिल मान लीजिए अगर 10 यूनिट आया तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो कंजप्शन हुआ है वो 10 किलोवाट आवर हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे किलोवाट आवर है KWH है, इसे जो है हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी BOT भी बोलते हैं, ठीक है। BOT यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो ये MCQ में हमारे आ सकता है। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं, तो हम किलोवाट आवर को जो है बोर्ड ऑफ ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर में हमारा कितना वाट आवर प्रेजेंट होता है, तो 1 किलोवाट आवर में हमारा जो है 1000 वाट आवर जो है प्रेजेंट होता है। अब हम जो है एक डेरिवेशन देखेंगे इस किलोवाट आवर को हम जूल में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 किलोवाट को अगर हम 1 किलोवाट आवर है हमारा, तो अगर हम 1 किलोवाट को अगर वाट में चेंज करें तो हम उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद से जब ये हमारा आवर में दिया हुआ है तो टाइम का ऐसा यूनिट तो हमारा सेकेंड होता है, ये 1000 हमारा उसको वाट में चेंज करने के लिए। अब टाइम का यूनिट ऐसा यूनिट हमारा सेकंड होता है, तो चूँकि आवर में दिया हुआ है तो हम इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में हो जाएगा, और फर्दर उसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा जो है सेकंड में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम भी जो है हमारा ऐसा यूनिट में आ जाएगा, और इसका कैलकुलेशन करने पर हमें मिलेगा 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6, ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो यानी 1 किलोवाट आवर में जो है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जो होता है जूल होता है, ठीक है। वही देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा 36 और ये 360,000 आया हुआ है हमारा। इसको जब हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख, मतलब इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁵, सॉरी 10⁶ नहीं 10⁵ जूल होता है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो नेक्स्ट टर्म जो दिया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विद्युत विभव और विभव अंतर, ठीक है। तो ये अभी हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हम किसी बॉडी को कंसाइडर करें जिसमें कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट हो, हम कह सकते हैं कि मान लीजिए उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी होगा हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा, ठीक है। और अगर हम उस बॉडी में फर्दर और भी इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें ऐड करें तो हम कह सकते हैं उसे हम चार्जिंग ऑफ बॉडी कहेंगे, ठीक है, यानी बॉडी का चार्ज होना, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए कि उस बॉडी में कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और अगर हम उसमें और भी पॉजिटिव चार्ज अगर हम उसमें ऐड करने की कोशिश करें तो ये जो हम एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज जो उसमें जो हम एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज जो ऐड करने की कोशिश करेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उनके बीच जो है रिपल्जन होगा, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लाइक चार्जेज होते हैं उनके वो जो है एक दूसरे को जो है एक दूसरे को लाइक चार्जेज जो होते हैं वो अपोज करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी एक को दूसरे से जो है एक दूसरे से अलग होते हैं, दूर जाते हैं, ठीक है। जबकि जो चार्जेज अगर अपोजिट चार्जेज होते हैं तो एक दूसरे को क्या है अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है। तो वहीं यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हम उसमें मतलब प्रोटोन उसमें अगर पहले से उसमें और भी प्रोटोन उसमें हम डालें तो जो उन दोनों के बीच जो है रिपल्जन होगा, ठीक है। This work done on the charges to make the body more and more charged is stored electrical. This work done on the charges to make the body more and more charged is stored एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब वो जो चार्ज बॉडी था हमारा उसमें और उसमें मोर एंड मोर और अधिक से अधिक जब उसमें हम प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्जेस डालते हैं उसमें ऐड करते हैं तो वो जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारा, वो एक यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी प्रत्येक एक यूनिट चार्ज पर जो वर्क किया जाता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक गिवन पॉइंट, मान लीजिए पी पॉइंट है हमारा, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ले आने में जितना वर्क डन होता है उसे जो है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट जो होता है वोल्ट होता है ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लेते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर कोई पॉइंट मान लीजिए हमारा P है और एक पॉइंट हमारा Q है, ठीक है। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो है इस फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक ले आने में जो वर्क डन होता है उसे जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसका भी जो पोटेंशियल डिफरेंस का भी ऐसा यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का फार्मूला एक ही होता है, तो इसका फार्मूला होता है V=W/Q, ठीक है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वर्क है हमारा उसमें चार्ज से डिवाइड करेंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हमारा डेफिनेशन एसआई यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है। अब यही जो हमारा जो फार्मूला उस पर उसका एसआई यूनिट रखा है, जैसे V=W/Q होता है ना, तो V का यहाँ पे एसआई यूनिट वोल्ट रखा है, वर्क का जूल और चार्ज का कुलाम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब यहाँ पे 1 वोल्ट का डिफिनीशन दिया हुआ है, तो अगर हम एक कुलाम चार्ज को जो है एक कुलाम चार्ज को मूव करने में अगर 1 जूल वर्क का कंजप्शन होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है हमारा वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, तो यहाँ पर 2 बीकर्स दिए हुए यहाँ पर ये हमारा लंबा और पतला एक बीकर है और यहाँ पर जो है एक ज़्यादा क्वांटिटी मतलब ज़्यादा एक क्वांटिटी इसमें वाटर की आ सकती है, एक ऐसा बीकर है, मतलब बड़ा बीकर है और छोटा है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे फैक्ट आप जान लीजिए कि जो हाइट होता है हमारा, जो हाइट होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, यानी किसी भी चीज़ में अगर हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर जो है हमारा वो भी इंक्रीज़ होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है पानी जिसमें ज़्यादा हाइट पर होगा उसमें जो प्रेशर जो है ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा प्रेशर होगा, इसमें लो प्रेशर होगा। तो जो वाटर फ्लो अगर हम यहाँ पे क्लिप लगा हुआ है, अगर हम इस क्लिप को रिमूव कर दें तो जो वाटर होगा हमारा वो ए बीकर से बी बीकर में आएगा, क्योंकि ए में प्रेशर जो है वो ज़्यादा और बी में जो है लो प्रेशर है। तो जो कभी भी जो फ्लो होता है हमारा वो
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से क्लिप हटेगा तो ये पानी जो है ये नीचे की तरफ आएगा और ये पानी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और ये जो फ्लो ऑफ वाटर तब तक होता रहेगा जब तक कि ये जो दोनों वाटर का लेवल जो है दोनों बीकर में बैलेंस नहीं हो जाता है ना। तो उसी प्रकार जो है इलेक्ट्रिक करंट का भी चार्जेस का भी फ्लो होता है, ठीक है। चार्जेस के केस में भी यही होता है कि जो हाई पोटेंशियल होता है वहाँ से लो पोटेंशियल के बीच जो है चार्जेस का फ्लो होता है, जिसकी वजह से सर्किट में जो है करंट का फ्लो होता है। कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, एक वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक तब तक होता रहता है जबकि उन दोनों एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारा वो इक्वल नहीं होता, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा वो कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच वो किसके द्वारा मेंटेन होता है, वो सेल या बैटरी के द्वारा मेंटेन होता है। सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या होता है, तो अगर एक ये सेल मान लीजिए हमारा है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये जो हमारा एक सेल हो गया। और जब हम इसके साथ जो है अगर हम ऐसे ही कई सेल्स, दो या दो से तीन, एक से अधिक सेल्स को मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स को जो है हम बैटरी बोलते हैं, ठीक है। अब जो दिया हुआ है यहाँ पर कि जो द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ए सेल मेक्स एन इलेक्ट्रोड ऑफ सेल्स एज पॉजिटिव एंड अदर इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव। मतलब एक सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता रहता है उसकी वजह से जो सेल के जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाता है, ठीक है ना। तो जब हम किसी कंडक्टर को इन सेल के इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं, यानी कंडक्टर के एक सिरे को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं और एक सिरे को जो है हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं, तो वहाँ पर जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच, ठीक है। तो इसी डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हमारा कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक जो है उसका फ्लो होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है W/Q। जो वोल्ट मीटर है हमारा वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से जो हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं। जो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है एक आइडियल वोल्ट मीटर का, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, यानी अनंत होता है। जो वोल्ट मीटर होता है वो वायर में सर्किट में जो है पैरेलल में कनेक्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये हमारा वायर है तो इससे जो है ऐसे पैरेलल में जो है यहाँ पर जो हमारा वोल्ट मीटर कनेक्ट हो जाता है। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी के कारण जो है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम इस पार्ट में हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम ओम्स लॉ से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आई होप दिस विल बी इजीली अंडरस्टैंडेबल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बिट्स अबाउट। थैंक यू।